नमस्कार, आपके 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सारण के तरैया में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत और एक व्यक्ति के बीमार होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। डीएसपी ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की। मृतक के परिजनों ने शराब पीने की बात कही है। तरैया के नवरत्नपुर दियारा में 2 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें राम नकीना सिंह, दसई शाह और विक्की सिंह की मौत हुई है। वहीं एक व्यक्ति अखिलेश ठाकुर की आंखों की रोशनी चली गई, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। अखिलेश ठाकुर से मुलाकात करने एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम पटना गई और देखिए ये मुलाकात, ये बातचीत भी बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि नवरत्नपुर दियारा का ये इलाका जहां पर 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। में आवल से ओनी तो दारू का जने कहाँ से पी के आके फूल ओकरा बाद कहनी जे मेरा कहाँ से रौरा दारू मिल गईल तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना। हमको ने बाप रे 2 दिन से पेट झरल बा, ऊपर से रुआ दारू कहाँ से जाके पी लेली। तो हम ठीक मानी है। साँझ के उनका हपनी हो गई, लेके भगनी चापा। का नाम बाटे वहाँ के? राम नगीना सिंह सदर अस्पताल में ले गए, निहुआ निमन से इलाज ना रुआ के बनी भइल पियत रहा? शराब पियत कितना दिन से? 1.5 दिन से। कस के बोले? 1.5 दिन से। 1.5 दिन से अइलन तक का भलो टाइम में का होत रहे? आनी तो पूरा बेचैनी लखन गोरा पीटे लगा। अच्छा, रात के पियल है, ताड़ी पीने की दारू पिला है। सूख कर दिन से ओकर मियाज गड़बड़ होखे लगा। 10-11 बजे से वहाँ के रोशनी लागल गाड़ी में। रात भर रहल, भोरे पर उंगड़ा के हॉस्पिटल ले गई। कहाँ भर्ती बना अभी? पटना में बड़ा। अभी का उनका दिक्कत हुआ? अभी ये रोशनी अभी तो फोन ना आयल है, बाकी अच्छा, थोड़ा देह हो हिलावत चला। और छपरा संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, परिजनों के बयान सामने आ चुके हैं। पीड़ित ये कह रहे हैं कि घर वालों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और लोगों की मौत हो जाती है। टीम का गठन कर दिया गया। अब ये टीम क्या जांच कर रही है, किस तरह की जांच कर रही है? देखिए, जैसे ये मामला हम लोगों ने संज्ञान में लाया, एसपी ने काफी गंभीरता से लिया है और एक जांच टीम की गठन कर दिया गया है। एंटी लीकर टास्क फोर्स की जो टीम होती है उसको जांच का जिम्मा दिया गया है और टीम ने सबसे पहले उस गांव में गई जहां प्रभावित लोग थे। गांव में जो पीड़ित के परिजन थे, जो मृतक थे, उनके परिजनों से बातचीत की है। पुलिस के सामने लोगों ने साफ तौर पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि उन्होंने देखा नहीं कि उन्होंने क्या पिया, किस तरह का चीज का सेवन किया। लेकिन गाँव में 2 लोग दबी जुबान में जरूर कह रहे हैं कि शराब पीने से इनकी मौत हुई है। लेकिन पहले जो हमारे पास वीडियो था, जब पुलिस जो वहाँ गांव में नहीं थी, उस वक्त जब हम लोगों ने बात की थी परिजनों से, तो परिजनों ने साफ तौर पे कहा था कि सभी लोगों ने शराब पी थी। शराब पी करके आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अस्पताल में ले जाने के क्रम में मौत हो गई थी। एक व्यक्ति जो पटना में भर्ती है, अखिलेश ठाकुर, उसके आंख की रोशनी चली गई है। तो कहीं ना कहीं जो हुश ट्रेजेडी होती है, जो जहरीली शराब कांड होती है, उसका सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि जो पीड़ित होते हैं उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये जो चारों केस है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। और एक जो छपरा से जो टीम का गठन किया गया है, एसपी ने एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया, वो पटना रवाना हो गए। जो अखिलेश ठाकुर संतोष, आपकी क्या परिजनों से बातचीत हो पाई है? ये कहां से शराब इन लोगों ने खरीदी? जो परिजनों का कहना है कि शराब का सेवन इनकी तरफ से किया गया, तो इसकी उपलब्धता गांव में या आसपास में हो रही होगी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इससे पहले भी छपरा में शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई और एक जहरीली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन भी हो चुका है। इस मामले में भी जो परिजन है उसका कहना है कि गांव में शराब बिक रही थी और वहां से खरीद कर लोगों ने शराब पी। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि किस जगह शराब बेचने वाले कौन है। ऐसी जानकारी के लिए जो एक जीवित व्यक्ति है जो पटना में भर्ती है, उसके पास गई है पुलिस ये पूछताछ करने के लिए कि शराब उसे कहाँ से मिली। चूंकि घर के लोग कुछ स्पष्ट तौर पर बता नहीं पा रहे हैं कि शराब कहाँ से खरीदी गई, कहाँ से पी गई, लेकिन जो जिंदा व्यक्ति है, जो जिसका ये पटना में इलाज चलो, उसके पास तमाम जानकारियां है। उससे बात करने के लिए पुलिस गई है। उससे बातचीत में कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस बिहार में शराबबंदी है, वहाँ लगातार शराब से मौत हो रही। खास करके छपरा में पहले भी एक बड़ी कांड हो चुकी थी, 19 लोगों की मौत की खबर हमने दिखाई थी और उसके ठीक बाद ये एक नया घटना सामने आ गया है, जहाँ पे 3 लोगों की मौत की बात अभी तक सामने आ चुकी है। एक व्यक्ति बीमार है और हो सकता है कि ये संख्या और बढ़े। इसे लेकर प्रशासन ने
काफी सख्ती बढ़ा दी है। एसपी ने अलर्ट कर दिया है सभी थानों को, काफी चौकसी बढ़ा दी है ताकि अगर कोई कहीं जहरीली शराब, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि जहरीली शराब की खेप आती है वो पूरे जिले में फैल जाती है, अगर उसका सेवन करते हैं तो कई और बिल्कुल किन किन लोगों ने इसका सेवन किया है इसे लेकर के अब गांव में तमाम लोगों से क्या जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ये इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एसपी ने जांच टीम का गठन कर दिया है। एंटी लिकर टास्क फोर्स भी जो है वो अखिलेश ठाकुर जो कि एक शख्स इस वक्त पटना में इलाजरत है, जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, उससे पूछताछ करने के लिए रवाना हो चुकी है। बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की चर्चा अब जोरों पर है। बड़ी बात यह कि कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। मौका था वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का और स्थान था भोजपुर का जगदीशपुर। यहाँ एक साथ 78,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा लहराकर विश्व कीर्तिमान बना। लेकिन इसी मौके पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने एक ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे जेडीयू के नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि सुशील मोदी ने कहा क्या था। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। और कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। सुशील मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र किया और यह संकेत देने की कोशिश की कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? यह सवाल जब बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे ना कह दिया। और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे हैं। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता और राज्य के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड पर जेडीयू के नेता भी मान जाएंगे। पर विचार विमर्श करके सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए, ये देश में लागू होना चाहिए, प्रदेश में लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड कोई आज का मुद्दा नहीं है, यह बीजेपी के एजेंडे का मुख्य मुद्दा रहा है और इस पर बहस सालों से होती रही है। आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात यह कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे। सीएम करीब 1 घंटे तक वहां पर रहे और इस दौरान मंत्री संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद थे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी में काफी अच्छे संबंध हैं। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पे अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा और विजय चौधरी पहुंचते हैं। क्या मुलाकात हुई सर? ये मुलाकात क्या करती था कि कुछ और भी राजनीति? तो हमारे स्वास्थ्य का समाचार पूछने आए थे, क्योंकि कुछ इधर स्वास्थ्य में था, कुछ जांच पड़ताल कराए थे, तो उसी के विषय में आया। अभी काफी तरह की चर्चाएं चल रही है सर, राजनीतिक उठापटक, कई तरह की बातें चल रही हैं जेडीयू बीजेपी के संबंधों को लेके। देखिए बीजेपी और जेडीयू के संबंध में
चर्चाएं तो बहुत दिन से चलती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठीक से काम चल रहा है। और इक्के दुक्के लोगों के बयान से इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है और कुछ होने वाला है। इसको मैं नहीं मानता हूं। स्मूथ है, चूँकि आपने देखा कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी बयान इधर आया है और बीच बीच में भी आता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सही ढंग से काम कर रहे हैं, सरकार सही ढंग से काम कर रही है। इसलिए इसमें नई खबर और नया कुछ खास खबर, मतलब बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक। तो चलिए, थे हमारे साथ जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनके आवास पे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे रह के मुलाकात भी हुई। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गोपालगंज में आग लगने से 36 घर जलकर राख हो गए हैं, जिससे करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पहले खेत में आग लगी, जिसने पास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखिए किस तरीके से ये आग धीरे धीरे कर फैलती चली गई। हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैलती गई और लपटें इतनी तेज थी कि आग बुझाने की गांव के लोगों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। बताया जा रहा है कि भगवानपुर में पहले बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगती है, जिससे करीब 3 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भी इस पर काबू नहीं पा सकी। खेत के बाद आसपास के घरों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गया में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ के बीच लंबे बालों वाला एक लड़का पिस्टल लेकर डांस कर रहा है। हाथों में पिस्टल लहराता हुआ फायरिंग भी करता है और जिस तरह से भीड़ के बीचों बीच ये फायरिंग की जा रही है, उससे कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तस्वीर शहर के बैरागी मोहल्ले की बताई जाती है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब जांच में जुटी है। उधर गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें डांसर्स को भी बुलाया गया। कुछ लड़के डांसर्स के साथ बंदूक लेकर डांस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कभी बॉलीवुड तो कभी हरियाणवी गानों पर तमंचे पर डिस्को चलता रहा। इस दौरान एक लड़का सिगरेट पीते हुए भी दिख रहा है और थोड़ी देर के बाद एक डांसर आती है और उसने दूसरी डांसर को 2 तमंचे दे दिए और वो दोनों हाथों में तमंचे लेकर डांस करने लगी। तस्वीर गोपालगंज के तकिया याकूब गांव का बताया जा रहा है। पार्टी में मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया। सदर एसटीपीओ ने बताया कि पिस्टल लहराने वाली की पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। सिवान में एक पुलिसकर्मी का पैसा लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं और ये है वो तस्वीर और तस्वीरों में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कुर्सी पर बैठा चौकीदार किसी काम को कराने के एवज में कुछ लोगों से पैसा ले रहा है। वीडियो जीबी नगर तरवारा थाने का बताया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देखिए, मनाही के बावजूद स्कूलों में शादी समारोह जारी है। राजधानी पटना में ही सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो कुछ लोगों ने कैमरे पर हाथ रखकर कवरेज को रोकने की कोशिश की और विरोध जताने लगे। वहीं परिवार वालों ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि हेडमास्टर की अनुमति से स्कूल में शादी का आयोजन हो रहा है। सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में बारात ठहराए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में ऐसी ही तस्वीर कैद हुई है। देखिए कि राजधानी पटना के प्राथमिक विद्यालय आमकूड़ा में जो स्कूल है उसमें बारात ठहराने की पूरी तैयारी चल रही है और स्कूल कैंपस से लेकर क्लासरूम तक जो है एक तरह से कहिए कि बारातियों के लिए अड्डा बन रहा है। और ये तस्वीर आपको हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार ने आदेश दे रखा है
कि किसी भी सरकारी स्कूलों में बारात नहीं ठहराए जाएंगे, शादी ब्याह का आयोजन नहीं होगा। बावजूद राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए कि मरबा यहाँ पर बाहर में बनाए गए हैं। रात में यहाँ पर शादी होगी, मेहमान जो हैं वो पहुँच गए हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शादी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ कुक से लेकर बाकी जो तैयारी है देखिए यहाँ पर चल रही है और हम बात भी करेंगे कि परमिशन है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मरबा है और यहीं पर शादी का आयोजन होना है। जो गेस्ट हैं स्कूल की छत पर यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई है। क्या मजबूरी है आखिर स्कूल भवन में शादी करने का, वो भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर परिवार वाले हैं कि हमारा व्यवस्था वहाँ नहीं है, किराए घर में रहते हैं सर। यहाँ पर इंदिरा आवास बनल था हमने के 80-84 घर, हम लोग जब व्यवस्था घर था ना तो हम लोग ठीक थे। हाँ, इंदिरा आवास बनल था सर, टूट गया, हम लोग किराए में चल गए सर। घरों से बेघर हो चुके हैं, इसलिए रोड पर आके फुटपाथ पर हम शादी कर रहे हैं। टीचर से कंप्लेंट नहीं हुआ है, हम टीचर से परमिशन लेके शादी कर रहे हैं कि हम लोग के रेंटर में रह रहे तो मकर मालिक हम लोग को शादी करने नहीं देता है। सरकार ने परमिशन नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने किस तरह से परमिशन दिया है ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठता है कि जब रोक लगी है तो फिर आखिर शादी कैसे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें उन्होंने बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र किया, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के नेता काफी खुश हैं। साल 2020 में देश में पहली बार कोरोना ने दस्तक दी। देखते ही देखते हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधे बंद होने लगे, कंपनियां कर्मचारियों की छटनी करने लगी और बड़ी संख्या में लोगों को पलायन को मजबूर होना पड़ा। बेरोजगारी की ये मार शायद सबसे ज्यादा बिहार के उन हुनरमंद कामगारों पर पड़ी जो बिहार के बाहर रहकर रोजगार करते थे। इनमें चंपारण के चनपटिया के भी बहुत सारे लोग थे। अब इनके सामने समस्या थी कि कैसे अपना घर चलाएं और कैसे परिवार का पेट पालें। लेकिन इस बुरे दौर में भी ना तो इन ट्रेंड कामगारों ने हिम्मत हारी और ना ही जिला प्रशासन ने। इन कामगारों ने जिला प्रशासन की मदद से चनपटिया में ही स्टार्टअप जोन तैयार किया। 28 जून 2020 को शुरू हुए इस स्टार्टअप जोन में तब करीब 100 प्रवासियों ने काम की शुरुआत की थी। अब 600 से ज्यादा कामगार यहां काम करते हैं। यही नहीं, एक साल के अंदर इसका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है और इस चनपटिया मॉडल की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में होने लगी है। 21 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चनपटिया मॉडल के लिए पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार को पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि हर जिले में इस तरह के यूनिट्स हो। माननीय मुख्यमंत्री जी 31 दिसंबर 2020 को स्टार्टअप जोन चनपटिया देखने आए और उन्होंने काफ़ी सभी को मोटिवेट भी किया और उसमें सभी तरह के हेल्प के लिए भी सबको बताया। और दूसरी चीज़ की लगातार वो फिर जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के कारण अन्य जिलों में भी बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र किया, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। चनपटिया को बेतिया जो जिला है उसको अवार्ड मिला टेक्सटाइल के क्षेत्र में और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया कि जो हमारी कुमार बाग में जमीन है उस पर हम शेड बनाएंगे प्लग एंड प्ले। 141 कंपनी जो बिहार के लोग हैं वो तैयार हैं वहाँ लगाने के लिए और अध्यक्ष जी के अनुरोध पर उद्योग विभाग ने तय किया कि हम वहाँ पर प्लग एंड प्ले बना के देंगे, जबकि मेगा टेक्सटाइल पार्क अलग बन रहा है। कहते हैं ना कि तबाही के बाद ही नया निर्माण होता है। बिहार का चनपटिया विकास मॉडल इसी की बानगी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र कर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत में बेहतर काम करने को लेकर गया के इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत के मुखिया मेहरे अंगेज खानम को पीएम मोदी ने दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुखिया मेहर अंगेज खानम को सम्मानित किया। गया में पंचायती राज पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट और मेडल देकर मुखिया को सम्मानित किया। मुखिया के प्रयास से गांव में
लिफ्ट इरिगेशन के तहत किसानों के खेत में फसल लहलहा रही है। साथ ही गर्मी में लोगों को पेयजल की भी सुविधा हासिल है। महिला मुखिया मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 को ग्राम पंचायत बीकोपुर में ट्रायल में ही सफल बना दिया। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत बीकोपुर की जनता को धन्यवाद करती हूँ। मैं इसका श्रेय जनता के साथ साथ सभी पदाधिकारी और हमारे साथ काम करने रहे कर्मी एवं पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ साथ विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को देना चाहती हूँ। अरुणाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष कुमार को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सिविल सेवा दिवस पर आईएएस संतोष कुमार को पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। इस साल इस पुरस्कार के लिए अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नाम की घोषणा की गई। समस्तीपुर के रहने वाले 2014 बैच के आईएएस संतोष कुमार बीते 2 साल से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक हैं और उनके निर्देशन में बोर्ड ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साल 2020 के फरवरी में एलडीसी की परीक्षा में बोर्ड पर धांधली का आरोप लगा था, जिसके बाद परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। उस घोटाले के बाद अरुणाचल सरकार ने ईमानदार और तेज तर्रान माने जाने वाले आईएएस अधिकारी संतोष कुमार को अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक का संयुक्त कार्यभार सौंपा। कार्यभार संभालते ही संतोष कुमार तब सुर्खियों में आए थे जब 24 घंटे के अंदर ही स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने रिजल्ट को प्रकाशित किया था और इसके अलावा पारदर्शिता के मामले में भी अरुणाचल का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड देश में नंबर 1 है। विज्ञापन से लेकर अंतिम चयन होने तक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 100 दिन के अंदर ही पूरी की जाती है, जबकि अन्य जगहों पर परीक्षा की ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होने में 4 से 5 साल तक का समय भी लग जाता है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के इसी रिकॉर्ड को देखते हुए अरुणाचल सरकार ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को इस साल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।